नमस्कार। आज बात करते हैं एक नदी की, उसकी पूरी कहानी, कहाँ से वो शुरू होती है, कहाँ जाकर खत्म होती है और इस पूरी यात्रा में हमारा और उसका रिश्ता कैसे बनता है। एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि पहाड़ दुनिया के वाटर टावर्स हैं। सोचिए जरा इस बारे में। इसी एक लाइन से पूरी कहानी शुरू होती है। ये हमें बताती है कि दुनिया की जो बड़ी-बड़ी महान नदियां हैं, उनका जन्म असल में इन ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियरों में ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि एक नदी सच में शुरू कहाँ से होती है ना? सुनने में तो ये बड़ा सीधा-साधा सवाल लगता है, पर इसका जवाब तो पृथ्वी की एक सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। और वो जवाब है जल चक्र, यानी द वाटर साइकिल। एक नदी कोई अकेली चीज नहीं है, ये तो उस बड़े लगातार चलने वाले चक्र का बस एक हिस्सा है। वही चक्र जहाँ पानी भाप बनता है, फिर बादल, फिर बारिश या बर्फ बनकर नीचे आता है। मतलब पानी बस अपना रूप बदलता है, कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए अब इस पूरे साइकिल को जमीन पर उतरते हुए देखते हैं। चलते हैं उस जगह जहाँ एक नदी असल में जन्म लेती है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। यहाँ सब कुछ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के हाथ में है। बारिश का पानी हो, बर्फ हो या पिघलते ग्लेशियर्स, ये सारा पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहना शुरू कर देता है। पहले छोटी छोटी धाराएं बनती हैं, फिर वो सब एक साथ मिलकर अपना रास्ता बनाते हुए एक नदी की शक्ल ले लेती हैं। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। देखिए, सिर्फ ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां ही पृथ्वी की 26% जमीन को सींचती हैं और तो और दुनिया की लगभग 1/3 आबादी 1/3 इन्हीं नदियों पर निर्भर है। ये जानकर शायद हैरानी हो, पर एक नदी का भी किसी जीते जागते इंसान की तरह अपना एक जीवन चक्र होता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब एक नदी की इसी जिंदगी के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। अच्छा, तो जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि एक नदी की जिंदगी के 3 खास पड़ाव होते हैं। पहला, उसकी जवानी, मतलब यूथफुल स्टेज। दूसरा, उसकी परिपक्वता या मैच्योर स्टेज। और तीसरा, बुढ़ापा, जिसे ओल्ड एज कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर स्टेज का अपना अलग ही मिजाज है, अपनी अलग पहचान। जरा इन 2 स्टेजेस के फर्क को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। अपनी जवानी में नदी पूरी तरह से ऊर्जा से भरी होती है, पहाड़ों के बीच से तूफानी रफ्तार से बहती है, चट्टानों को चीरकर एक गहरी वी शेप की घाटी बना देती है। और दूसरी तरफ अपने बुढ़ापे में वही नदी एकदम शांत, धीमी और चौड़े सपाट मैदानों में आराम से बहती है। और इन दोनों के बीच में आता है इसका मैच्योर दौर, यानी परिपक्व अवस्था। ये जो यू शेप का चैनल दिख रहा है ना, ये इसी दौर की निशानी है। इस स्टेज की सबसे खास बात यह है कि अब नदी सिर्फ जमीन को काट नहीं रही, बल्कि कुछ बनाना भी शुरू कर रही है। अब कटाव नीचे की तरफ कम और अगल-बगल ज्यादा होता है। इससे घाटी चौड़ी होती जाती है और यहीं से उन उपजाऊ मैदानों की नींव पड़ती है जिनकी हम बात करेंगे। और नदी की यही परिपक्व अवस्था, यही मैच्योर स्टेज मानव सभ्यता के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी साबित हुई। कह सकते हैं कि यहीं से इंसान और नदी के बीच एक साझेदारी की शुरुआत हुई। देखिए, होता क्या है, जैसे जैसे नदी मैच्योर होती है, वो अपने साथ पहाड़ों से लाई हुई पोषक तत्वों से भरी मिट्टी को किनारों पर जमा करना शुरू कर देती है। इसी मिट्टी को, इस अनमोल तोहफे को जलोढ़ मिट्टी या अलूवियम कहते हैं। और इसी मिट्टी ने खेती के लिए दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन तैयार की। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया की पहली महान सभ्यताएं इन्हीं नदी घाटियों में पली बढ़ीं। चाहे वो 5,500 साल पहले की सुमेर सभ्यता हो, या 5,000 साल पहले का प्राचीन मिस्र, या फिर 4,500 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब की सब इन्हीं नदियों की देन थीं। और फिर इस साझेदारी में हम इंसानों ने नदियों को सिर्फ इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना, उन्हें मैनेज करना भी सीख लिया। इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ एशिया में हिमालय से निकलने वाले जो 5 बड़े नदी बेसन हैं, वो अकेले 1.4 अरब लोगों को पानी देते हैं। 1.4 अरब, ये दुनिया की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। और भारत में तो यहाँ तो इन नदियों का महत्व और भी ज्यादा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ, सोचिए, लगभग 2,900 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी 2,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है।
ये सिर्फ पानी के बहाव नहीं है, ये हमारी जीवन रेखाएं हैं, हमारी लाइफलाइंस। और इन लाइफलाइंस को संभालने के लिए हमने कई तरह की इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े बांध, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहरें, और हाँ, सबसे जरूरी, खेती के लिए सिंचाई का पूरा नेटवर्क। लेकिन इंसान और नदी के बीच की ये जो साझेदारी है, ये अब एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। एक अनिश्चित भविष्य और एक आने वाला बड़ा जल संकट। हो ये रहा है कि जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, और शुरू शुरू में इससे नदियों में पानी का बहाव बढ़ता है, जो सुनने में तो एक अच्छी बात लगती है ना? लेकिन ये जो बढ़ी हुई सप्लाई है, ये बस कुछ वक्त के लिए है। ये तब तक है जब तक हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जहां से फिर कोई वापसी मुमकिन नहीं। वैज्ञानिक इस मोड़ को कहते हैं पीक मेल्ट वाटर। इसका मतलब है किसी पिघलते हुए ग्लेशियर से एक साल में निकलने वाला सबसे ज्यादा पानी। एक बार जब ये पीक पार हो जाता है, उसके बाद उस ग्लेशियर से मिलने वाले पानी की सप्लाई हमेशा हमेशा के लिए कम होनी शुरू हो जाती है। और ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये अभी हो रहा है। ये आंकड़े एक बेहद चौंकाने वाली हकीकत दिखाते हैं। दुनिया के 56 बड़े ग्लेशियर बेसनों में से 45%, 45% पहले ही इस पीक मेल्ट वाटर को पार कर चुके हैं। मतलब उनके लिए पानी कम होने का दौर शुरू हो चुका है। दुनिया की कई महान नदियां पीक मेल्ट वाटर के उस मोड़ को पार कर चुकी हैं। तो अब उनकी कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? और ये सवाल सिर्फ नदियों के भविष्य का नहीं है, ये सवाल हमारे अपने भविष्य का है।